हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे CIB ABM के मॉड्यूल डी का यूनिट 32 जो कि है रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग मीनिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क देखेंगे। तो फ्रेंड्स बैंकिंग में जो रिस्क जो कैटेगराइज है वो मेनली 3 तरह के रिस्क पाए जाते हैं। पहला है ऑपरेशनल रिस्क, दूसरा है मार्केट रिस्क और तीसरा है क्रेडिट रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क जो है वो उस तरीके के रिस्क हैं जो कि किसी भी फ्रॉड या डिसरप्शन ऑफ बिजनेस या कोई नेचुरल कैलामिटीज से ये अराइज होते हैं। मार्केट रिस्क जो है वो एडवर्स मार्केट मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट या एक्सचेंज रेट की वजह से वो होते हैं। और क्रेडिट रिस्क जो है वो किसी भी बोरोवर या कस्टमर या कोई भी काउंटर पार्टी उसकी अनविलिंगनेस या इनएबिलिटी टू रीपे, जो भी उसने बैंक से लोन ले रखा है वो अगर रीपे नहीं करता है तो उससे हमारा क्रेडिट रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क, जिसमें पहला है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में जो भी है कि जो भी कस्टमर का बिजनेस जो है जो एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे वो इफेक्ट होता है वो है आपका एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज, पॉलिटिकल रिस्क। तो ये सारे जो भी फैक्टर हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। और नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो है वो बैंक के थ्रू होते हैं। अगर आपने किसी क्रेडिट पोर्टफोलियो में ओवर एक्सपोजर कर दिया है, किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट या जोग्राफिकल रीजन में आपका जितना एक्सपोजर है आपने उससे ज़्यादा लोन दे दिया है, या एक्सेसिव लेंडिंग है किसी भी साइक्लिकल इंडस्ट्रीज में, आपने पर्पस ऑफ लोन को इग्नोर किया, लोन के प्रोसेसिंग में या स्ट्रक्चरिंग रिपेमेंट में कोई अगर फॉल्टी हुई हो, लोन के पॉलिसी में कोई बैंक की लोन पॉलिसी में कोई डिफिशियंसी हो, या आपकी क्रेडिट अप्रेजल की जो क्वालिटी है वो लो क्वालिटी है, आपका क्रेडिट मॉनिटरिंग अच्छा नहीं है, आपके रिकवरी मशीनरी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो ये सारे जो है वो इंटरनल फैक्टर हैं जिससे क्रेडिट रिस्क अराइज होते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टेकन टू मिटिगेट क्रेडिट रिस्क। तो हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें 2 तरीके के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पहला है मैक्रो लेवल पे और दूसरा है माइक्रो लेवल पे। तो मैक्रो लेवल पे क्या है, हम हमारा जो पूरा ओवरऑल क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसको हमें रिव्यू करना चाहिए, फ्रीक्वेंटली रिव्यू करना चाहिए, और एक इंटरनल लिमिट जो है वो फिक्स करना चाहिए स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए या किसी भी इंडस्ट्री या बिजनेस के लिए, ताकि हमारा जो एक्सपोजर है वो इवेनली स्प्रेड हो। अगर हम अलग अलग बिजनेस और अलग अलग सेक्टर में अगर लोन देंगे एक ही सेक्टर में ना दे करके, तो हमारा जो रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा रिस्क जो है वो कम होता है और हमारा टॉलरेबल लिमिट जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए, तो हमारा जो अप्रेजल स्टैंडर्ड है, सैंक्शनिंग और डिलीवरिंग प्रोसेस है, मॉनिटरिंग है, रिव्यू है, प्रपोजल्स का रिव्यू करने का, या कोलैटरल सिक्योरिटी लेने का, हमारा क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोरिंग, ये सारे एरियाज में हम लोग अगर इसको अच्छे से अप्लाई करें और सही ढंग से इसको करें तो हमारा जो क्रेडिट रिस्क का है वो कम होता है। और अगर लार्ज वैल्यू अकाउंट्स कोई हैं तो वहाँ पे हम लोग रिस्क को डिस्पर्स या ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंसोर्शियम बैंकिंग या मल्टीपल बैंकिंग के थ्रू, या फिर बैंक जो है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप को भी यूज़ कर सकती है। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप एक तरह का डेरिवेटिव्स है जिससे कि हम लोग रिस्क हेज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्रेडिट रेटिंग्स। क्रेडिट रेटिंग्स का क्या रोल है, तो जब भी हम लोग कोई क्रेडिट प्रपोजल जो है वो अप्रेज करते हैं तो वहाँ पे कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जिसको हमें मेजर करना होता है या क्वांटिफाई करना होता है। तो क्रेडिट रेटिंग के थ्रू हम लोग इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फ्रेंड्स क्रेडिट रेटिंग के, हम लोग इससे डिसाइड कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी प्रपोजल्स को कि हमें इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, या फिर हमें कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। हम लोग इससे प्राइसिंग डिटरमाइन कर सकते हैं। प्राइसिंग का मतलब है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है किस तरीके का होना चाहिए। अगर हमारा रिस्क जो हमने इवेलुएट किया है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो उस लोन पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो हाई होगा, और अगर लो वैल्यू रिस्क है तो वहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। नेक्स्ट है मैक्रो इवेल्युएशन में जब हम टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो को इवेलुएट करेंगे या क्लासिफाई करेंगे तो हम लोग रेटिंग के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हमें किसी भी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट को एसेस करने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग टूल की तरह हेल्प करता है, और हमारे लोन पॉलिसी को रिव्यू करने में भी हमारे मैनेजमेंट को हेल्प करता है।
नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेटिंग। फ्रेंड्स बैंकों में हर बैंक में अपना इंटरनल कोई भी क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स होता है। तो नॉर्मली बैंकों में अभी जो इंटरनल क्रेडिट रेटिंग मॉडल चल रहा है उसको हम लोग क्रिसिल बोलते हैं। तो और कुछ ऐसे रेटिंग एजेंसी है जो कि एक्सटर्नली भी कंपनी को रेटिंग करते हैं, उसमें केयर है, इकरा है, क्रिसिल है, इसमेरा है। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी ऑफ क्रेडिट रेटिंग। तो हर बैंक का फ्रेंड्स जैसे हमने बताया कि इसका एक अपना रेटिंग मॉडल होता है, तो वहाँ पे एक डिफरेंट जो है वेटेज प्रोवाइड किए होते हैं जिसके बेसिस पे बोरोवर को जो है स्कोर प्रोवाइड किया जाता है, और ये सारे स्कोर को सम करके हम लोग एक वहाँ पे रिस्क पैरामीटर्स हमारा रहता है, उसके बेसिस पे हम उसके रिस्क को कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें हम लोग जो क्राइटेरिया लिए हैं, जो कैटेगरी लिए हैं रिस्क एरिया का, जिसके बेसिस पे हम लोग स्कोर करते हैं, तो उसमें मेनली जो है प्रोमोटर या मैनेजमेंट का एस्पेक्ट्स होता है, क्या सिक्योरिटी अवेलेबल है, उसके फिनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग स्कोरिंग करते हैं, और उसका जो बिजनेस या प्रोजेक्ट रिस्क है उसके ऊपर भी उसको स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। तो नॉर्मली फ्रेंड्स हमें अभी जो मार्केट सिनेरियो है उसके बेसिस पे जो भी अकाउंट है उसको रेगुलर इंटरवल्स पे जो है वो रेटिंग करना चाहिए, और वो ये देखना चाहिए कि वो अपग्रेड हो रहा है या डाउनग्रेड हो रहा है, या फिर उसने अपनी स्कोरिंग को मेंटेन रखा है उसी पॉइंट पे। फिर है यूज ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। क्रेडिट डेरिवेटिव्स का क्या काम है फ्रेंड्स? क्रेडिट डेरिवेटिव्स आर यूज टू हेज द रिस्क। क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो है वो रिस्क को मिटिगेट करने का या कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नॉर्मली जो हम लोग लोन में जो है क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए फिनेंशियल गारंटी, कोलैटरल, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो है कुछ रिसेंट इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो आए हैं जिससे जो क्रेडिट रिस्क है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें कुछ हैं जैसे सीडीओ, उनको कोलैटरलाइज डेट ऑब्लाइगेशंस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट लिंक नोट्स, ये सारे जो हैं ये एक तरह के हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। तो यहाँ पे दो जो है नॉर्मली जो जनरली यूज होते हैं क्रेडिट रिस्क हेजिंग डेरिवेटिव्स, उसको बारे में बताया गया है। तो पहला है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक रिस्क सेलर होता है। रिस्क सेलर जो होता है फ्रेंड्स वो उसको लेंडिंग बैंक को हम लोग रिस्क सेलर कहते हैं। तो वो क्या करता है कि एक प्रीमियम पे करता है बायर को, जो कि हमारा जो भी जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसको वो परचेज करता है, और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, परचेज नहीं करता है फ्रेंड्स, वो सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ अगर क्रेडिट डिफॉल्ट होता है। तो वो जो लेंडिंग बैंक है रिस्क सेलर, तो उसके रिस्क को वो एक तरह से परचेज करता है कि क्रेडिट डिफॉल्ट होने के जो अगर कोई क्रेडिट डिफॉल्ट का अगर कोई केस अगर क्रिएट होता है तो वहाँ पे वो उसको रिस्क को बेयर करेगा। तो नॉर्मली जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है वो एक स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट है ISDA का, इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। तो क्रेडिट इवेंट्स डिफाइंड बाय ISDA आर बैंक्रप्सी, फेलियर टू पे, मतलब इन सारे केसेस में वो जो है बैंक को पे करेगा, जहाँ पे कि बैंक्रप्सी, फेलियर टू पे, रिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्लाइगेशन एक्सीलरेशन, ऑब्लाइगेशन रेप्यूडिएशन, मोराटोरियम ETC एज पर RBI गाइडलाइंस ओनली प्लेन वनीला CDs आर अलाउड। इंडिया में जो है केवल प्लेन वनीला CDS जो है वो अलाउ है। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्रेडिट लिंक नोट्स। क्रेडिट लिंक नोट्स क्या है? यहाँ पे भी जो है रिस्क सेलर जो है उसको रिस्क प्रोटेक्शन मिलता है, और उसके लिए उसको एक प्रीमियम पे करना होता है रिस्क बायर को, जो कि नॉर्मली SPV इशू करता है। SPV का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो एक तरह का नोट लिंक्ड होता है अंडरलाइन क्रेडिट के साथ। इस नोट को जो है नॉर्मली इन्वेस्टर्स जो है वो परचेज करते हैं, और इससे जो है जो आपका रिस्क बायर जो है उसको मनी रिसीव होती है, जिसको कि वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में यूज़ करता है, और वो उससे भी हाई क्वालिटी के सिक्योरिटीज को परचेज करता है। उसके बाद जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं उनको फिक्स्ड या वेरिएबल रिटर्न जो है वो मिलता है रहता है, और जब ये मैच्योर होता है तो जो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू जो सिक्योरिटी परचेज किए गए होते हैं उनको सोल्ड करके
जो मनी है वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन अगर जब डिफ़ॉल्ट का केस हो तो उसमें क्या होता है कि जो भी क्रेडिट अंडरलाइन क्रेडिट के लिए ये जो डिफ़ॉल्ट कर गया तो वो इस सिक्योरिटीज़ को पे कर देता है रिस्क सेलर को, ना कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको। तो क्रेडिट लिंक नोट और क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जो है एक तरह से बैंकों के रिस्क को कम करने में हेल्प करते हैं। लेकिन आरबीआई जो है वो इस डेरिवेटिव्स के ऊपर वरी है। तो वो क्यों है वरीड? तो सेलिंग द क्रेडिट प्रोटेक्शन टू अदर लेंडर्स, अगर आप अपने क्रेडिट प्रोटेक्शन को किसी अदर लेंडर्स को सेल आउट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तो उनको अंडरस्टैंड करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जो लाइबिलिटी है वो अगर अराइज हो तो कभी कभी क्या होती है कि जितना आपको वो लाइबिलिटी चाहिए होता है ये उतना नहीं ये करा पाती है, अवेलेबल करा पाती है। तो इसीलिए आरबीआई जो है वो इंडिया में इन डेरिवेटिव्स के स्लो ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है। और एक वॉरेन बफेट का यहाँ पे कोड भी दिया गया है फ्रेंड्स कि इस तरीके के जो व्हीकल्स हैं या स्पेशल वर्कर व्हीकल या डेरिवेटिव्स जो भी हैं ये एक तरह के वेपन है फॉर मास फिनेंशियल डिस्ट्रक्शन। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है हमारा बेसल 2 अकॉर्ड। ये हम लोग बीएफएम में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है तो हम लोग एक इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो बेसल 2 जो है वो मेनली 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू और तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। तो बैंकों को जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो उसके मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और क्रेडिट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। और इसको बेसल 2 के अकॉर्डिंग इस रिस्क को एसेस करने के लिए 3 तरह के अप्रोच दिए गए हैं। पहला है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, दूसरा है फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, तीसरा है एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। ये सारे फ्रेंड्स हम लोग बीएफएम के चैप्टर में देखेंगे। तो नॉर्मली इंडिया में जो फॉरेन बैंक्स और इंडियन बैंक्स हैं जो कि जिनका ब्रांचेस जो है आउटसाइड इंडिया में है तो वो 31 मार्च 2008 से बेसल 2 फ्रेमवर्क को एप्लीकेबल कर चुके हैं, और अदर कमर्शियल बैंक जो है वो 31 मार्च 2009 से इसको एप्लीकेबल किए हैं। तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच जो है वो इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है क्रेडिट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस अप्रोच ऑफ बेसल 2 फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है तो इसको अभी देखने की उतना ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अपना ये जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।